नमस्कार, फैम हेल्थ पे आपका स्वागत है। आज वर्ल्ड साइट डे के उपलक्ष्य पर हम आंखों के स्वास्थ्य पे एक स्पेशल प्रोग्राम लाए हैं। इस शो के नॉलेज पार्टनर्स हैं सेंटिस फार्मा। Nearly everyone will have experienced an eye health issue in their lifetime. To address the bigger picture at the country and the global level, we need to be aware of our own eye health. The theme for 2021 is all about Love Your Eyes. Love Your Eyes is about being aware of your own eye health, and if you are able to, get a sight test or recommend others to do the same. Those who do not know, our eyes can also tell us much more about our general health. To talk about the eye health and many such other hygiene related issues, today we have with us a very, very special lineup of experts. We have with us Dr. Anita Sethi, who's the Director of Ophthalmology at the Fortis Memorial Research Institute, Gurugram. Dr. Sethi is an experienced surgeon specializing in phacoemulsification and LASIK surgery. We also have with us Dr. Rajiv Bajaj. Dr. Rajiv Bajaj is a renowned ophthalmologist practicing in Delhi. He's the founder of Bajaj Eye Care Center and among the first few doctors to incorporate advanced technology such as MICS, phacosurgery, and LASIK surgery in his practice. We also have with us a very special guest, Dr. Rishi Mohan, who's the senior cornea, cataract, and refractive consultant at Eye Tech Institute. Dr. Mohan has done his MD and postdoctoral residency in ophthalmology from the All India Institute of Medical Sciences. I welcome all of you on the show and thank you so much for sparing time and being with us here today. Before we move on with the program, I'd like to hand over the stage to Ms. Ruchi Saxena, who's the General Manager at Centis Pharma, to say a few words. Ruchi? Thank you. Thank you, Roshali, and thank you very much to Tata Sky Fam Health channel. Surely, I would like to say a few words about Centis Pharma because this program is all feasible because of the objective that we have to create awareness across country for the eye health. So Centis Pharma, जो कि आज से लगभग 30 साल पहले हमने लॉन्च की थी, हमारे जो प्रेसिडेंट एंड फाउंडर मिस्टर दीपक बहारी उन्होंने लॉन्च की थी और इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल कंपनी विद इन इंडियन हार्ट, क्योंकि मिस्टर दीपक बहारी ने एक कंपनी सबसे पहले रशिया, उसके बाद CIS कंट्रीज, फिर US, फिर यूरोप और उसके बाद इंडिया में लॉन्च की। वर्ल्ड साइट डे जिसके ओकेजन में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हम इंडिया के बहुत एक्सपर्ट्स को यहाँ पर बुलाया है, लाइक डॉक्टर सेठी, डॉक्टर ऋषि मोहन, डॉक्टर बजाज। इन सब एक्सपर्ट्स की मदद से हम वर्ल्ड साइट डे के ओकेजन पे आप सबको ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये देखभाल की जा सकती है। और उसके साथ साथ हमारे लिए एक और खुशी का मौका है क्योंकि हम अपने पूरे 10 साल कर रहे हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट के साथ, जो कि ऑन टीयर्स है। ऑन टीयर्स एक लुब्रिकेंट है, आर्टिफिशियल टीयर है, जो हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है जब इसमें ड्राई आई की प्रॉब्लम आती है। और आज तक लगभग ये 4 मिलियन 40 लाख ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद दे चुका है अपनी क्वालिटी की वजह से, अपनी प्रोडक्ट की वजह से, ऑफ कोर्स डॉक्टर्स के सलाह के बाद ही। ऑन टीयर्स के अलावा हमारे जैसे कैटरेक्ट के प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें हमारी एंटीबायोटिक है, किटमॉक्स, उसके अलावा हमारा एलर्जी के लिए प्रोडक्ट होता है एंटीबायोटिक विद स्टेरॉइड्स व्हिच इज किटमॉक्स LD। ये सब प्रोडक्ट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे लिए सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक क्वालिटी सर्विस है जो हम आप सबको देना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हमारे प्लांट में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बल्कि इंडिया के बाहर भी भेजे जाते हैं, तो वो जो क्वालिटी हमें मेंटेन करनी है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट WHO और EU GMP से सर्टिफाइड है। इसके अलावा शायद ये पहली कंपनी है जहां पर मैंने ये देखा है कि ना सिर्फ हम डिसीज अवेयरनेस के लिए काम करते हैं बल्कि हम उसके पीछे जाकर काम करते हैं, हम सोसाइटी के लिए भी काम करते हैं। आई एम थैंकफुल क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे ओनर हैं, जो हमारे प्रमोटर हैं मिस्टर दीपक बहारी, उन्होंने बहुत खास तरीके से ये सेवा एक्टिविटीज इस कंपनी में रखी हुई हैं जो बहुत सालों से चलती आ रही हैं। तो ये जो आज का प्रोग्राम है ये हमारा पहला मुहिम है जिसमें हम चाहते हैं कि आप सब भाई बहनों को हम मदद करें ये बताने में, प्रॉब्लम्स हमें आंखों में आ रहे हैं उनके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए और कितना ध्यान रखना चाहिए। So I'm thankful once again and I give this platform now to the experts to take over. Vrishali, over to you. Thank you very much. Thank you so much, Ruchi. Thank you for those words of explaining the good work that Centis Pharma is doing.
I'm going to now open the discussion to all the doctors and especially हमने जैसे बोला इंट्रोडक्शन में कि आई हेल्थ और आई केयर के सर्विसेज दुनिया में लोगों को एक्सेस बहुत बहुत कम है। इसको मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर, पहली बात तो कोविड रिलेटेड स्पेशली बिग बिग रूमर्स बहुत आए कोविड जैसे ही शुरू हुआ कि आंखों में से कोविड जा सकता है कि नहीं। डॉक्टर सेठी, आई थिंक हम लोग ने भी काफी डिस्कशन इस कोविड के दौरान की थी आपके साथ, तो एक बारी इस मुद्दे पे पहले बात कर लेते हैं फिर से। अब कोविड के 1.5 साल के बाद हमें ये पता लग गया है कि मेनली जो कोविड का ट्रांसमिशन है इट इज थ्रू द नोज एंड द माउथ सिक्रीशन एंड दो सेकेंड वेव में हमें एयरबोर्न का भी लगा बिकॉज इतना ज्यादा जो वेरिएंट था डेल्टा वेरिएंट वो इतना ज्यादा कंटेजियस था दैट इट वाज वो मूव कर रहा था इवन जस्ट it was airborne around the patients, but actually we didn't get so many cases where we could directly say कि ये आंखों से infection हुआ है। Even then as ophthalmologists, क्योंकि हमें patient के बहुत पास जाना होता है, we were taking all precautions of wearing goggles, having shields. So during the pandemic, मैं अभी भी कहूँगी कि direct evidence नहीं है कि COVID आंखों से आता है, बट स्टिल जो भी पेशेंट के पास जाते हैं या जैसे पब्लिक फिगर्स हैं, पुलिसमैन हैं, ब्यूटिशियंस हैं, जिनको पास जाना होता है क्लाइंट के या पेशेंट के, इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज अ शील्ड और प्रोटेक्टिव गॉगल्स सो दैट यू कैन हैव फर्दर प्रोटेक्शन। अगला सवाल जो निकलता है, जो इसी से निकलता है कि हमने बोला कि जब आपके प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, वेदर इट्स राइट नाउ बिकॉज ऑफ कोविड या पुरानी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोगों ने इग्नोर की है, और आई प्रोबेबली एम वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू इग्नोर, इज द ड्राई आई प्रॉब्लम, वेयर मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन रियलाइज दैट वी आर गोइंग थ्रू इट एंड काफी सिचुएशन सीरियस हो जाती है, इचिंग एंड इरिटेबिलिटी शुरू हो जाती है, तब ही हम जाके स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट के पास जाते हैं पूछने के लिए कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ये। तो आई स्टार्ट विद डॉक्टर बजाज फर्स्ट। डॉक्टर बजाज, अगर आप हमें बताएं कि इनके टिपिकल सिम्टम्स क्या होते हैं ड्राई आइज के, बिकॉज रिकॉग्नाइज करना सबसे बड़ी चीज है बिफोर यू इवन नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। देखिए, अगर कोई भी आई सिम्टम्स हो रहे होते हैं ड्राई आइज के, टिपिकली हमें सबसे पहले ये देखना है, हमें आई डॉक्टर को दिखाना है, उसका रूट कॉज जानना चाहिए कि ड्राई आई क्यों हो रही है। ठीक है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम इज वन पार्ट। ये तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम तो बहुत ज्यादा ऑन टाइम आप स्क्रीन देखने से ये होता है, पर जो दूसरे कारण भी हमें देखने चाहिए कि जो शारीरिक प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ शारीरिक बीमारियां हैं जिसके अंदर ड्राई आइज होती हैं, तो उनको भी उनका रूट कॉज हमें डॉक्टर से मिलकर देखना चाहिए कि क्या बेसिक कारण क्या है ड्राइनेस का। सिम्टम्स में, लक्षण में सबसे इंपॉर्टेंट है, पेशेंट्स ये आके बोलते हैं कि हम बहुत देर तक आंख खोल के नहीं रख पा रहे, उनको जलन होती है। तो बर्निंग सेंसेशन, जो एक जलन वाली सेंसेशन अगर कोई होती है, तो वो पेशेंट्स हमें बताते हैं कि ये एक प्रमुख लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि पेशेंट्स आके बोलते हैं कि हमारी आंखों में रेत वाली फीलिंग आ रही है, कुछ पड़ गया है आंख के अंदर। तो एक दिस इज कॉल्ड ए फॉरेन बॉडी सेंसेशन। ये फॉरेन बॉडी सेंसेशन अगर कोई पेशेंट अपने मुंह से बोलता है, तो इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ड्राइनेस हो रही है। जलन है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ड्राइनेस हो रही है। पेशेंट्स बहुत देर तक स्क्रीन के सामने आंख खोल के नहीं बैठ पाते, हो सकता है वो भी ये ड्राइनेस हो रही है। और उसके अलावा पेशेंट्स बोलते हैं कि उन पेशेंट्स की आंखें लाल होनी शुरू हो जाती हैं, थोड़ा पानी ज्यादा, एक्सेसिव पानी, एक्स्ट्रा पानी आंख से सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। वो भी ऑन द कंट्रारी एक ड्राई आई का सिम्टम हो सकता है। तो आई का जो सरफेस है, ड्राई आई का मतलब होता है आई का जो सरफेस है, आई की सरफेस पे एक टीयर फिल्म होती है। वो टीयर फिल्म पानी के कारण, उसमें 2-3 चीजों का मिश्रण होता है। पानी होता है, उसके अंदर फैट होता है, लिपिड लेयर होती है, म्यूसिन लेयर होती है। तो इन तीनों चीजों को मिला के एक टीयर फिल्म बनती है। इस टीयर फिल्म में इन तीनों में से कोई भी अगर कुछ कमी होती है, तो सब सारे जो लक्षण मैंने बताई है, इसमें ड्राई आई के लक्षण इसमें हो सकते हैं। और भी कई पेशेंट आके कहते हैं कि आंखों में बहुत भारीपन है, आंख खोलने का मन नहीं करता, फील होता है कि आंख बंद करके बैठे रहे। बहुत सारे पेशेंट ये भी देते हैं।
और Exactly. जब वाटरिंग वाले आते हैं और हम कहते हैं आपको ड्राई आई, कहते हैं नहीं रोने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रोने वाला जो वाटर है दैट इज नॉट द ड्राई आई वी आर टॉकिंग अबाउट, बट यस वाटरिंग वाले भी, इवन ड्राई आई पेशेंट्स कैन हैव एक्सेसिव वाटरिंग ड्यू टू स्ट्रेन। तो ये सारे लक्षण वन और ऑल, कुछ पेशेंट्स तो सारे ही लेके आ जाते हैं। तो एंड आई थिंक खास करके इन द लास्ट say 1 year or something, ये वाले पेशेंट्स, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, चाहे इवन हाउसवाइफ, एवरीबडी इज जस्ट कमिंग विद सिमिलर काइंड ऑफ यही सबके कंप्लेंट होते हैं, लक्षण होते हैं। डॉक्टर सेठी, मैं जब खुद आपके पास आई थी इस प्रॉब्लम के साथ में, आपने मुझे कहा था कि 40 इयर्स के बाद में चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इज दैट ऑल्सो समथिंग दैट यू वुड एडवाइज पीपल कि ये ट्रिगर भी देख सकते हैं आप कि अगर आप 40 पे हिट कर रहे हैं और थोड़ी सी अगर इरिटेशन शुरू हो जाती है, दैट कुड बी अ सिम्पटम? तो जैसे आई थिंक डॉक्टर बजाज इस पे आने वाले थे कि अंडरलाइन भी कुछ कंडीशंस हैं जो ड्राई आई को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि थायराइड डिजीज में ड्राई आई के चांसेस ज्यादा है, क्रॉनिक एलर्जीज में आपके ड्राई आई के चांसेस ज्यादा है, मीबोमाइटिस जो हमारे आईलेट के छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं उसमें ब्लॉकेजेस की वजह से ड्राई आई के चांसेस ज्यादा है। तो मिडिल एज में या एल्डरली में, खासकर लेडीज में, ये मीबोमाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो एक और ड्राई आई को बढ़ावा मिल जाता है। तो 40 के बाद तो वैसे भी आई वुड एडवाइज कि एवरीबडी शुड गेट एन आई चेकअप डन, एंड देन डिपेंडिंग ऑन, अगर आप चश्मे वाले हैं तो डेफिनेटली आपका रेगुलर आई चेक इज इम्पोर्टेंट। अगर आप डायबिटिक हैं, आई चेकअप बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे सिम्टोमेटिक हैं तो डेफिनेटली जैसे डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे आपको आई चेकअप कराना चाहिए। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, जो लोग एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, कुछ लोग एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, और भी बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जिनसे जो नॉर्मल टीयर सिक्रीशन है वो थोड़ा सा कम होता है, रिड्यूस होता है। खास तौर से एंटी एलर्जिक्स, जो कितने लोग एंटी एलर्जिक मेडिसिन अपने आप लेते रहते हैं, तो उनसे नॉर्मल टीयर सिक्रीशन कम होता है, और ये सब सारे फैक्टर्स ड्राई आईज को ऐड करते हैं। डॉक्टर मोहन, इतने सारे बातों के बाद में सबसे इजीएस्ट सवाल मेरा ये निकलता है कि इसका मेंटेन मैनेज करने का इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल चीजें अवेलेबल हैं मार्केट में, टीयर्स बनाने, बेसिकली सूखापन हटाना है। तो व्हाट आर द टिपिकल थिंग्स दैट वी आर डूइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर आवरसेल्व्स? देखिए, मोटा मोटा आई थिंक एक तो ये है कि पहले तो डायग्नोसिस हो, और जैसे डॉक्टर बजाज ने कहा कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, स्लीपिंग पिल्स हैं जो बहुत लोग लिया करते हैं, ये सब आपके एक ड्राइनेस को कंट्रीब्यूट करती हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, कुछ और दवाइयां हैं जो ड्राइनेस में वो करती हैं। अगर आपको थायराइड या इस तरह की कोई परेशानी है तो वो भी कंट्रीब्यूटर है। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हम डायरेक्टली आंख की खुश्की से लिंक नहीं करते, बट वन मस्ट हैव दोज लुक्ड एट एंड एक्सप्लोर्ड। जहां तक प्रिवेंटिव्स का सवाल है, कुछ तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। एक तो हम जहाँ बैठते हैं, हम लोग अब सब एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट्स में हैं, कई सारे। एयर कंडीशनिंग जो है एक डेसिकेटिंग, यानी कि आंख जो वातावरण में से नमी को खींचने वाला एक ऐसा यंत्र है, तो वो आपकी सारी जो एनवायरनमेंट है उसको डीह्यूमिडिफाई कर देता है। और डीह्यूमिडिफाइड एनवायरनमेंट्स में आंखों से जो इवेपोरेशन है, जो आंखों से पानी का लॉस है, वो बढ़ जाता है, और वो एक वजह हो सकती है ड्राइनेस की। दूसरा, एयर कंडीशनिंग के साथ साथ आप ऐसी जगह बैठ जाओ जहां हवा का चलन ज्यादा हो, जिसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं। तो अगर आप किसी ड्राफ्टी एरिया में बैठे हो और खासतौर से आपके चेहरे के ऊपर अगर एक हवा लग रही होगी तो भी आपकी खुश्की बढ़ेगी, तो यू मस्ट अवॉइड दैट। आई ग्लासेस का इस्तेमाल बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आई ग्लास एक मैकेनिकल बैरियर भी है, अच्छा तो दिखाई देता ही है, बट साथ ही साथ एक हद तक आपके मॉइस्चर के लॉस को भी वो प्रोटेक्ट करता है। जहां तक और चीजों का सवाल है, न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा योगदान है। न्यूट्रिशन में कई ऐसी चीजें हैं जो कि आंख के आंसुओं के लिए और आंख की ऑक्यूलर सरफेस के लिए बहुत अहम है।
उसमें से विटामिन ए कंटेनिंग आइटम्स, विटामिन ई, विटामिन सी एंड नाउ रिसेंटली विटामिन डी। और इंडिया में इतनी धूप वगैरह होने के बावजूद मेनी ऑफ अस आर विटामिन डी डेफिशिएंट। और ये बहुत अजब सी बात लगती है, बट ये इसमें सच्चाई है कि बहुत सारे लोगों को विटामिन डी नहीं है। और विटामिन डी अब आंख की जो सरफेस है उसकी जो न्यूरल हेल्थ है उसके लिए बहुत जरूरी है। तो विटामिन ए के बारे में तो जानकारी बरसों से रही है, लेकिन ये जो नए नए विटामिन अब आए हैं और जिनके बारे में रिसर्च हुई है, तो इसका मतलब आंख की जो ऑक्यूलर सरफेस है ये एक मल्टीफैक्टोरियल चीजों से इम्पैक्ट होती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको इम्पैक्ट करते हैं। तो गुड न्यूट्रिशन जिसमें ऑल दीज विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स फिर आंख के फ्रंट के लिए भी बहुत कारगर हैं, और आंख के बैक यानी कि जो रेटिना वगैरह में डॉक्टर बजाज ने शुरू में कहा था अबाउट फोटिक डैमेज, जो कि एक खास तरह की ब्लू लाइट्स की वजह से होता है, इसका जो सारा मैकेनिज्म है इज थ्रू ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल एक रेगुलर बेसिस पे करना, खासतौर से जब आप मिडिल एज में आ जाते हैं, तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल थिंग टू डू। आंखों की हाइजीन के ऊपर एक भी कमेंट जरूर होना चाहिए कि आंखों को दिन में 1 या 2 बार जरूर दिन में धोइए, खासतौर से अगर आप बाहर से आए हों और आपको हल्की सी भी अगर एलर्जी की टेंडेंसीज हैं, तो एक एलर्जेंस को भी जो आपके आंख पे चिपक जाते हैं उनको हल्का सा वॉश कर लेना साफ पानी से जब आप वॉशरूम जाओ। और तो ये आई थिंक कुछ ऐसे वो हैं। बाकी जो कमांडमेंट्स जो शुरू में मैंने वो 10 हिदायतें बतलाई थी, वो नेसेसरली कंप्यूटर विजन के लिए ही नहीं लागू, वो जनरल पर्पसेस और बाकी टाइमों के लिए भी लागू हैं। ड्राई आइज के लिए हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। शरीर का हाइड्रेशन अगर अच्छा रहेगा, अगर आप पानी बीच बीच में बार बार पीते रहेंगे तो आई पानी शरीर में इतना होना चाहिए कि वो आई को टीयर फिल्म अच्छा बना सके, टीयर्स दे सके। तो हाइड्रेशन प्लेज ए मेजर रोल इन कीपिंग यू अवे फ्रॉम ड्राई आइज। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी आई थी फ्रॉम ऑन अंडरग्रेजुएट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, टोटली मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत सारे स्क्रीन्स वगैरह पे काम करते हैं। और उन्होंने डायरेक्ट लिंक दिखाया कि कैसे स्क्रीन टाइम के बढ़ने से आपकी आई में ड्राइनेस बढ़ती है। तो अगर आप 5 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम कर रहे हैं, 93% पीपल विल हैव अ ड्राई आई, and these are young medical graduates, so these are not old people में तो शायद 100 में से 100 हो। In fact, ask you while you add to this that there are many supplements on tears के जैसे जो drops है, natural drops आंखों के लिए, are they good? सप्लीमेंट्स की बात करें तो डॉक्टर मोहन ने भी बताया था कि सप्लीमेंट्स लेना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, बिकॉज ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ आई हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। तो देयर इज अ सप्लीमेंट कॉल्ड ओरैक वुड। आर दीज द रेलेवेंट थिंग्स टू टेक टू मैनेज योर आईज ड्राई आई सिचुएशन? Coming to supplements, it is not that everybody should now go out and just be eating supplements. Obviously, that's not practical. But those who are symptomatic, those who come to the doctor and we find that yes, they do have tear film instability or their tear film is deficient, they should definitely be taking supplements. There are all types of preparations, so I'm not going to name any one. But depending on how severe it is, we will advise them to take capsules or tablets for maybe a month, 2 months, 3 months, depending on their needs. Coming to the lubricants or the eye drops, firstly, don't put any eye drops without checking with your doctor. There is a lot, unfortunately, in India, over the counter is so easily, all the chemists can prescribe and anybody just picks up anything. So, even if you do have dry eye के symptoms हैं आपको, आप please एक डॉक्टर को दिखा के उनको एडवाइस करने दो, because it's not just replacement. कभी कभी अगर आपके ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें स्टिमुलेट करना होता है, हमें और भी दवाइयाँ देनी होती है. It's not just give any supplement. So whereas some of the drops like CMC, they are safe, they don't have side effects. Some of them are safe, but by and large मैं बोलूँगी कि आप अपने डॉक्टर की एडवाइस पे लीजिए. Not only the name of the drop, also duration.
अगर हमने एक बार ही आपको 2 वीक के लिए प्रिस्क्राइब किया, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ लॉन्ग कि डॉक्टर साहब जो आपने लिखा था हम वही डाल रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। एंड हमें नहीं याद रहता हमने 1 साल पहले क्या प्रिस्क्राइब किया था। तो प्रिस्क्रिप्शन को आप रखिए एंड उसी को फॉलो करिए। जो नहीं समझ में आता पूछ लीजिए, बिकॉज रॉन्ग यूज ऑफ मेडिसिन कैन ऑल्सो हैव साइड इफेक्ट्स। स्पेशली कोविड में लोग 1 साल से डॉक्टर के पास नहीं आए हैं, जो आपने लिखा था 1 साल पहले हम तो वही डाले जा रहे हैं। तो कई सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं ड्रॉप्स के, सब कुछ सेफ नहीं होता है। एंड जो ड्यूरेशन दिया हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि उसी ड्यूरेशन के लिए आप यूज करिए। एंड ओवर द काउंटर अगर यूज करना ही है तो बहुत ही सिंपल, just ear replacement, CNC or simple drops, only those should be used over the counter. And now actually teleconsult हम लोग भी कर रहे हैं। कम से कम अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हो, यही पूछ लीजिए कि ये दवाई आपने हमें प्रिस्क्राइब किया था, इसे हम कितनी देर के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमें एक्चुअली टेलीकंसल्ट आई एम फाइंडिंग इट यूजफुल फॉर द स्क्रीनिंग, टेलिंग पेशेंट नहीं आपको तो आना है और अच्छा आप इसी से प्रिस्क्रिप्शन से ट्राई दोबारा प्रिस्क्रिप्शन देंगे तो शायद आप ठीक रहेंगे। तो स्क्रीनिंग के लिए टेलीकंसल्ट बहुत यूजफुल है। एंड पेशेंट को कम से कम अगर डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते हैं तो टेलीकंसल्ट करना चाहिए और बिना एडवाइस दवाइयों को नहीं यूज करना चाहिए। डॉक्टर मोहन, एक बहुत अच्छी बात छेड़ी है डॉक्टर सेठी ने कि कोई भी दवाई कोई भी चीज के लिए नहीं यूज कर सकते। एंड ऑफ कोर्स आस्क योर डॉक्टर, आस्क योर एक्सपर्ट टू गिव यू प्रॉपर रिटन प्रिस्क्रिप्शन, जिसके बेसिस पे आप जाएं केमिस्ट के पास। बहुत ऑफन होता है और मेरे साथ खुद हो चुका है कि मैंने अगर केमिस्ट को फोन करके बोला कि ये भेजो, ही इमीडिएटली से नहीं मैं ये भेज रहा हूँ। आंखों की बात अगर हम करें, मेरा स्पेसिफिक सवाल ये है कि ड्राई आईज में अलग अलग सोल्यूशंस आते हैं जो नेचुरल टीयर्स वाले हैं। What is it that one is looking at? If you can just broadly explain, because the solutions and the chemicals are very different. अगर मुझे identify करना है, what am I looking for as a layman in that solution? It's a good question. और एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या ही यहाँ ये है कि केमिस्ट के पास वो एक तरीके से पावर है कि वो जो चीज़ लिखी गई है उसको ना देख के जो चीज़ और अवेलेबल है, तो कई बार केमिस्ट इन गुड फेथ उसको करता है कि वो देखता है कि एक सर्टेन ब्रांड लिखा हुआ है, उस ब्रांड में जो अंदर एक्चुअली कोर इंग्रेडिएंट है उससे मिलता जुलता वो ब्रांड अगर ना हो तो दूसरा ब्रांड हो, तो वो तो चलो फिर ठीक है, क्योंकि एक ब्रांड की नॉन अवेलेबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि बेचारा मशीन जो मरीज है वो परेशान हो। लेकिन टोटल मॉलिक्यूल ही चेंज कर देना उसमें इतनी समझदारी नहीं है। क्योंकि हम लोग जब किसी पर्सन की ड्राई आई देखते हैं तो हम उसकी कॉजेशन में जाते हैं और उसकी टेक्निकलिटीज में घुस के हम ये देखते हैं कि ये माइल्ड है, ये मॉडरेट है, ये सीवियर है, दवाई अलग होगी। इसके केस में पानी की डेफिशिएंसी है या इसके केस में ऑयल, आंखों में तेल भी होता है, ये लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन जो हमारी पलकें हैं उनके जो बालों की जड़ों में ग्लैंड्स होते हैं जिनको माइबोमियन ग्लैंड्स बोलते हैं, और ये माइबोमियन ग्लैंड्स एक बहुत अहम तेल आंख के ऊपर कॉन्स्टेंटली डालते रहते हैं। तो कई लोगों में ऑयल कम होता है, तो अगर ऑयल कम होगा तो नेचुरली आपकी सारी अप्रोच ही चेंज हो जाएगी। और जैसे डॉक्टर अनीता ने कहा, फॉर स्क्रीनिंग टेलीकंसल्टेशन इज वेरी गुड, और कुछ हद तक एक फेस टू फेस या कम से कम एक डायरेक्ट वन ऑन वन इंटरेक्शन से मरीज की प्रॉब्लम्स के बारे में आप कम से कम भाप तो सकते हो कि क्या दिक्कत है, बट इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एक्चुअली कमिंग टू द क्लिनिक एंड गेटिंग अ प्रॉपर एग्जाम। तो जो क्लिनिक्स में हमारे पास औजार हैं, मशीनें हैं, अगर वो सब काम फोनों पे और जो फोन के कैमराज हैं विच फ्रॉम एन ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू चाहे वो कितना ही उनका बखान करें आर नॉट दैट ग्रेट। जब उसको जूम करके हम, आंख तो इतनी सी है, उस पर जब हम जूम करते हैं तो सारे ही उसमें से कुछ भी नहीं निकलता है विच इज ऑफ एनी यूज, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो दवाओं का इस्तेमाल और जो बताई गई है दवा उसको सब्स्टिट्यूट करके दूसरी दवा देना टू द एक्सटेंट की इंग्रेडिएंट सेम है इज फिर भी जायज़ है, बट आई थिंक वन हैज़ टू बी केयरफुल विद द ब्रांड दैट हैज़ बीन गिवन। दूसरा ये होता है कि हम सजेस्ट करते हैं अगर वो ब्रांड नहीं अवेलेबल किसी वजह से तो अपने डॉक्टर से या क्लिनिक से पता करवा लें कि ये जो ब्रांड अब दिया गया है इज दिस अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर द ब्रांड दैट वाज प्रिस्क्राइब्ड। तो वो एक अच्छा तरीका है।
और दूसरा चीज जो इम्पोर्टेंट है दवाओं के बारे में वो ये है कि इन सब में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अब प्रिजर्वेटिव्स वो केमिकल्स होते हैं जो दवा में डले हैं, वो आंख के लिए नहीं है, वो दवाई के प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि दवाई खुलने के बाद अंदर हवा जानी शुरू हो जाती है एंड देन दैट स्टार्ट्स टू कंटामिनेट द प्रोडक्ट इनसाइड द बॉटल और वो डिटेरियोरेट होता है। तो प्रिजर्वेटिव डाला जाता है उस बॉटल की प्रोटेक्शन की, दवा की प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन ये केमिकल आंख में भी तो जा रहा है। तो जब वो केमिकल आंख में आप घड़ी घड़ी डालोगे तो उसका क्या इम्पैक्ट है? तो एक आध बार दिन में ड्रॉप डालने वाली चीज हो तो चलो भाई वो केमिकल आंख संभाल लेती है। जब वो 10 बार डालनी पड़े, जहाँ किसी की ड्राइनेस ज्यादा सीवियर है, तो इन केमिकल्स की अहमियत बहुत बढ़ जाती है और प्रिजर्वेटिव टॉक्सिसिटी या प्रिजर्वेटिव रिएक्शन या एलर्जीज देखने को मिलती है हम लोगों को। तो ब्रांड्स की चेंजिंग में एक ये और समस्या है कि जो केमिकल था वो डल गया, हमने शायद प्रिजर्वेटिव फ्री दवा लिखी थी और जो पेशेंट को फाइनली मिली उसमें तो ये केमिकल्स भी मिले हुए हैं। तो ये सब इश्यूज हैं which will, I think gradually things are improving. More and more availability is there, more and more awareness is there. Many chemists are now trying to follow. I remember many chemists will actually call you कि सर ये ब्रांड अवेलेबल नहीं है, मैं ये दूसरा ब्रांड दे रहा हूँ, इसमें ये चीजें हैं। तो that is actually nice. Yeah, as long as the composition is the same is what you're saying, right? जी वो बहुत important है, वो बहुत important चीज है। डॉक्टर बजाज, अगर मैंने इसको भी रिलेट किया, ड्राई आइज की बात हम कर रहे हैं और काफी डिटेल में हमने समझाया है अपने दर्शकों को, लेकिन एलर्जीज भी हैं एंड प्रोबेबली इफ यू कैन क्लैरिफाई, सिम्टम्स उसके क्या अलग होते हैं ड्राई आइज के या सिमिलर वे में प्रेजेंट होते हैं, एंड व्हाट शुड यू डू टू ट्रीट दैट? सी मेनली एलर्जीज में सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम होता है वो इचिंग होता है। It is a classical saying, if there is no itching, it is unlikely to be an allergy. So सबसे prominent symptom है itching. Patient would keep on rubbing his eyes. Secondly, itch कर करके आंख लाल हो जाती है, उसमें हाइपरीमिया होता है, लाल हो जाती है आंख। तो लाली और itching are prominent symptoms of allergy. Swelling भी हो जाती है क्योंकि कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं बॉडी में, शरीर में, वो स्वेलिंग करते हैं, आई स्वॉलन हो जाती है और पानी ज्यादा आना शुरू हो जाता है। तो ये 4 प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं जिससे पता चलता है कि इचिंग है, आई मीन सॉरी एलर्जिक रिएक्शन है, एलर्जी हो रही है। राजीव, आई थिंक डॉक्टर बजाज ने सारे मेन सिम्टम्स तो बतला दिए। एक सिम्टम है डिस्चार्ज, और जो कीचड़ आता है एलर्जीज में वो अक्सर थोड़ा सा लंबा, यू नो, इट इज मोर स्टिकी, और उसमें तार जैसे लंबे वायर जैसे या धागे जैसे निकलते हैं। तो ये म्यूकस की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की वजह से होता है जो एलर्जीज में आम देखी जाती है। ये सीजनल भी होता है, वेरी ऑफन एंड स्पेशली इन चिल्ड्रन, इट इज कॉल्ड स्प्रिंग कटार, मार्च अप्रैल, तो होली के टाइम एंड दिवाली के टाइम, चेंज ऑफ सीजन में ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो स्पेशली चिल्ड्रन, दे कैन हैव अ वेरी सिवियर एलर्जी व्हिच गोज इनटू कि आंख ही नहीं खोल पाते हैं, वो रोशनी टॉलरेट ही नहीं कर पाते हैं। एलर्जीज का इलाज क्या होता है? इसमें किस टाइप की दवाएं डालते हैं आंखों में? मैं उसी में आ रही थी, दैट एलर्जीज नीड टू बी प्रिवेंटेड। एक बारी वो फुल ब्लोन एलर्जी हो जाते हैं, इट इज वेरी hard to control it. So it is going to need, depending on the amount of allergy, it will need drops. If it is mild, only eye drops we use, and if it is more severe, we also need to give oral tablets, anti-allergic. एक vicious cycle सा बन जाता है। आपकी आई ड्राई है, आपका टेयर फिल्म कम है, तो आप ज्यादा प्रोन है, क्योंकि एलर्जेंस भी एयर में होते हैं। So if your eye is dry and not getting lubricated, wo allergens are going to come into your eye. Because of the chronic allergy, your glands are affected, your dry eye becomes worse. So we go into मतलब एक loop बन जाता है, and treatment will involve दोनों चीजों को। आपको dry eye को भी treat करना है, आपको allergy को भी treat करना है, नहीं तो ये ठीक नहीं होने वाला है। So the main thing is to prevent, and once the allergy is ऑलरेडी सिम्टोमेटिक, अर्ली सिम्टोमेटिक में ही आप ट्रीटमेंट लीजिए ताकि हम उस लूप में ना जाए। आईज को बिल्कुल रब नहीं करना है, बच्चों को खास करके बताना पड़ता है, नो रबिंग दी आईज। आईज कोल्ड कंप्रेस से आपका इचिंग कैन बी रिलीव्ड, so those are just simple things before you get to the doctor
and you can start the medication. And कई patients में जब हमें पता है they are allergic, हम उनको season change से पहले ही बोल देते हैं आप anti-allergic try करिए, start it, because we don't want it to go into the acute phase and go into the जो एक loop सा बन जाता है. डॉक्टर मोहन, ड्राई आइज की अगर बात करें, क्या ये कंडीशन रिवर्सिबल है और वंस यू बिगिन प्रीटी मच जिंदगी भर आपको ये मैनेज करनी पड़ेगी? बहुत अच्छा सवाल है वैशाली. आई थिंक क्रॉनिसिटी तो ड्राई आई में एक तरीके से इनहेरेंट है, क्योंकि ड्राई आई बनी ही क्यों, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स या जो फैक्टर्स थे जिसने ड्राई आई क्रिएट की वो कहीं चले तो नहीं गए. तो इसीलिए उम्र के साथ हम देखते हैं कि हमारी टीयर सिक्रीशंस, हमारे ऑयल की प्रोडक्शन, ये सब गिरती है. और आँखों में जैसे हमारी स्किन है या हमारी त्वचा है, आँख भी एक एक्सपोज सरफेस है, ये हम लोग अक्सर भूल जाते हैं. और एक्सपोज सरफेस भी ऐसा जिसके ऊपर एक चीज एक वाइपर की तरह चल रही है सारी जिंदगी. तो आँख का जो एक तरीके से सरफेस का डिटेरियोरेशन है is inbuilt into the system. So an eye which is 70 years old cannot be like an eye which is 20 years old, क्योंकि वो सरफेस ने उतना ही ज्यादा दुनिया देखी है और इतना ही ज्यादा एनवायरनमेंट को झेला है और रगड़ खाई है. तो वन मस्ट कीप इन माइंड कि ड्राइनेस जड़ से जाने वाली चीज इतनी आसान नहीं है. कुछ ड्राइनेसेस हैं जो चली भी जाती हैं, जैसे आप देखेंगे मान लीजिए लेजर सर्जरी हुई हो, आपने चश्मा हटवाया हो, तो ये ड्राइनेस कुछ हद तक वो प्रोसीजर इंड्यूस करेगा, वो ड्राइनेस आपकी कुछ हद तक अच्छी हो जाएगी समय के साथ. कैटरैक्ट ऑपरेशंस के बाद हम लोग खुश्की देखते हैं आंखों में. सम ऑफ दीज आर रिवर्सिबल. जैसे जैसे आप दवाएं देंगे 2, 3, 4 महीने में, 6 महीने में वो ड्राइनेस इंप्रूव होती चली जाती है. लेकिन क्रॉनिक ड्राई आई, खासतौर से अगर आपके पास उस तरह की थायराइड जैसी कोमॉर्बिडिटीज हों या आपका स्क्रीन टाइम्स वगैरह प्रोफेशनली आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, तो उनको पूरी तरह से जड़ से हटाना इज़ वेरी टफ. एंड वन मस्ट स्टार्ट टू अकोमोडेट स्ट्रैटेजीज जो आपकी ड्राइनेस को कंटिन्यूअसली देखभाल कर सकें विद द फॉर्म ऑफ मेडिकेशंस एंड सो ऑन. There is also some treatment that is available if we are able to identify which part of the eye, say the median glands are not working well. We can give some treatment and we can improve the functioning of the glands. We can control the allergy. So, I mean, it's not like you will be stuck with itching and foreign body feeling, forever. But as Dr. Rishi is saying that yes, we do need to understand that some amount of lubrication we will, or some amount of preventive things हमें करने हैं, थोड़े बहुत ड्रॉप्स चाहिए होंगे. But जिनका थोड़ा aggravated है, there are मतलब ट्रीटमेंट्स भी हैं, सर्जिकल रिलेटेड है तो वो बेटर हो जाएगा. तो कुछ ट्रीटमेंट्स भी हैं जो हम कर सकते हैं. डॉक्टर बजाज, अगर अब हम आए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इस पर्टिकुलर कंडीशन अब इतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है, कैटरैक्ट की बात मैं कर रही हूँ, इतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है, इतने ज़्यादा एडवांसमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी में, दैट इट्स लिटरली अंदर आप गए और कुछ घंटों में आप वापस भी घर आ गए. तो कैटरैक्ट के बारे में बताइए. इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, किस तरीके के लोग आर ग्रेट पेशेंट्स टू गो एंड गेट द कैटरैक्ट सर्जरी, एंड व्हाट इज द आफ्टर केयर? कैटरैक्ट आंख के अंदर जो एक नेचुरल लेंस होता है, भगवान ने एक नेचुरल लेंस हमें दिया है जिसका काम है लाइट रेस को रेटिना पे फोकस करना. नॉर्मली वो लेंस एक क्रिस्टलाइन लेंस, एक ट्रांसपेरेंट होता है, उसकी ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी 100% होती है. अगर उसमें धीरे धीरे लेंस फाइबर्स जो होते हैं वो ओपेक होना शुरू हो जाते हैं तो लेंस लाइट का ट्रांसमिशन कम हो जाता है, उसे हम कैटरैक्ट बोलते हैं. अगर हम बात करें 1990s की या उससे भी पहले, तो हमें पूरा का पूरा लेंस बाहर निकाल लिया जाता था और उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा आंख में चीरा देना पड़ता था, प्रैक्टिकली 10 to 12 मिलीमीटर से इन सर्कमफ्रेंस. इतना बड़ा चीरा देने के बाद तो पूरा लेंस बाहर निकाल दिया जाता था और फिर सूचर्स लगा दिए जाते थे. पहले लेंस का प्रत्यारोपण नहीं होता था. जब से लेंस का प्रत्यारोपण होना शुरू हुआ है और धीरे धीरे लेंसेज की क्वालिटी अच्छी बनी है और बहुत ही एडवांस्ड इम्प्लांट्स आ गए हैं. आजकल के जो लेंसेज हैं उनको हम फोल्डेबल इम्प्लांट्स बोलते हैं. तो कैटरैक्ट सर्जरी में बहुत ही स्मॉल इंसिजन से, प्रैक्टिकली इंसिजन हैज बीन इज बिकमिंग एज लो एज 1.8 मिलीमीटर इन साइज. सिर्फ 1.8 मिलीमीटर साइज से
हम आंख के अंदर जाके एक यंत्र द्वारा उस जो नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस है, जो कैटरेक्ट बन चुका है, ओपेक लेंस है, उसको तोड़ के उसको सक करके निकाल लेते हैं और उसको क्लीन करके अंदर एक फोल्डेबल इम्प्लांट इंसर्ट कर दिए जाते हैं। तो फोल्डेबल इम्प्लांट्स भी कई तरह के इम्प्लांट्स आते हैं। नॉर्मली जो इम्प्लांट्स ज्यादातर लोग लगवाते हैं उसमें 90% ऐसे इम्प्लांट्स हैं जिसको सिर्फ दूर के लिए फोकस, जिनका फोकस सिर्फ दूर के लिए होता है, उसको यूनिफोकल इम्प्लांट्स बोलते हैं। अब आजकल धीरे धीरे यूनिफोकल इम्प्लांट से धीरे धीरे फोकस जो है वो मल्टीफोकल इम्प्लांट्स और ट्राईफोकल इम्प्लांट्स की तरफ भी शिफ्ट होता जा रहा है। ट्राईफोकल इम्प्लांट्स में पेशेंट्स आर एबल टू सी फॉर डिस्टेंस एज वेल एज इंटरमीडिएट डिस्टेंस एंड नियर विजन ऑल्सो। उसमें नजदीक में भी देखा जा सकता है, दोनों आंखें मिला के, दूर भी देखा जा सकता है, और इंटरमीडिएट विजन जिसकी हम कंप्यूटर्स की चर्चा कर रहे थे उस पर भी देखा जा सकता है। देन सेकेंडली कुछ ऐसे इम्प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे लेंसेज हैं जो पेशेंट्स के लिए कस्टमाइज्ड होते हैं। अगर किसी पेशेंट का सिलेंड्रिकल पावर ज्यादा होता है, किसी भी चश्मे के नंबर में दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक स्फेरिकल कंपोनेंट होता है और एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट होता है। अगर सिलेंड्रिकल कंपोनेंट किसी पेशेंट का ज्यादा है, आई मीन उसकी आंख में उसको सिलेंड्रिकल पावर की जरूरत है, तो उसके लिए कस्टमाइज्ड लेंसेज भी अवेलेबल है, उनको हम टॉरिक लेंसेज बोलते हैं, विच टेक केयर ऑफ दैट सिलेंड्रिकल कंपोनेंट ऑल्सो। तो स्फेरिकल कंपोनेंट को भी न्यूट्रलाइज करते हैं, सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और ट्राईफोकलिटी भी दे सकते हैं, मल्टीफोकलिटी दे सकते हैं। तो अब आज की डेट का जो कैटरेक्ट सर्जरी है वो इतना एडवांस हो चुका है कि उसको हम रिफ्रैक्टिव कैटरेक्ट सर्जरी का नाम देते हैं। रिफ्रैक्टिव कैटरेक्ट सर्जरी मींस आपने चश्मे का नंबर भी हटा दिया, पेशेंट देख भी बहुत अच्छा रहा है, और जो लेंस, जो पेशेंट की सेटिस्फेक्शन अब रेट हो गया कैटरेक्ट सर्जरी करने के बाद, तो बहुत ज्यादा है। इट इज बिकम रियली as a compared to a wow factor now, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। Okay. Dr. Sethi, what should the patient do after the surgery is done? क्या care है? Because ये भी बोला जाता है आजकल कि literally next day they are watching and can go screen watching etc. Do everything as normal. So is there any care required really? It is very quick recovery patient के लिए, but आई ड्रॉप्स जरूरी है। ये भी नहीं है, वी हैव नॉट रीच्ड द स्टेज वेयर वी कैन से नो आई ड्रॉप, वी हैव रीच्ड द स्टेज वेयर वी कैन से नो इंजेक्शन, नो स्टिचेस, नो बैंडेज। आप आके करवा के, इट्स इवन कॉल्ड ड्राइव होम सर्जरी। कुछ लोग घर भी ड्राइव करके चले जाते हैं, बट देयर आर आई ड्रॉप्स टू बी पुट एंड सम वेरी बेसिक प्रिकॉशंस लाइक थोड़ा सा डस्ट से बच के रहिए। इट्स अ फ्रेश ऑपरेटेड आई, थोड़ा पानी का परहेज हफ्ते के लिए, अगर आप आईज में वाटर ना डालें, इट्स जस्ट अ प्रिकॉशन। यस, इंसिजन बहुत छोटा है, बहुत जल्दी हील कर जाएगा, बट मिनिमल प्रिकॉशन शुड बी टेकन। और हैविंग सेड दिस, लोग तो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, अंधेरे कमरे में भी बैठ जाते हैं और मतलब वो पूरा बहुत बड़े से घोड़े वाले चश्मे पहन के बैठ जाते हैं। तो लिटिल एक्स्ट्रा प्रिकॉशन इज फाइन, हम लोग नहीं एडवाइस करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं, बट यस आप अगले दिन से ही टीवी भी देख सकते हैं, रीडिंग भी कर सकते हैं। I've also noticed मेरे एक्सपीरियंस में कि यंगर लोगों को भी कैटरेक्ट का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट इज मतलब व्हाट एज शुड वन जस्ट कीप एन आई आउट कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, और दूसरा अगर जल्दी होता है, इज इट ऑल्सो पॉसिबल कि दोबारा आ सकता है लाइफ में कभी? गुड क्वेश्चंस। मैं उस पर आता हूँ अभी एक मिनट में। और मैं अभी डॉक्टर सेठी की सराहना करूंगा, उन्होंने जो बात कही एकदम सही कही। हम लोग भी देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द कैटरेक्ट हैव इंक्रीज्ड, और उसकी वजह ये है कि 2-1 साल से जो प्लानिंग कर रहे थे कि चलो हम अगले महीने करा लेंगे या अगले 6 महीने में करा लेंगे, वो 6 महीने के 2 साल हो गए। और 2 साल में तो इम्पैक्ट कैटरेक्ट पे कहीं ना कहीं आ जाता है। किसी का प्रेशर बढ़ जाता है, किसी का कैटरेक्ट ही इतना हार्ड हो जाता है कि फिर मशीनों पे जो सेटिंग्स आपको करनी पड़ती हैं वो बढ़ानी पड़ती हैं, और जब आप वो बढ़ाओगे तो कुछ ना कुछ सूजन और कुछ ना कुछ रिएक्शन एक्स्ट्रा आंख में होगा ही। आपने जो चीज बताई अबाउट यंगर पीपल गेटिंग कैटरेक्ट, तो उसकी 2 वजह हैं। एक तो हमारी अवेयरनेस बहुत बढ़ गई, हमारी जो लाइफस्टाइल्स हैं उनमें हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़ गई। हर जना अब स्क्रीन्स देखता है, हर जना अब गाड़ी चलाता है, और रात में खास तौर से जब थोड़ी सी आगे से लाइटें वगैरह चमकनी शुरू होती हैं तो ग्लेयर का फिनोमिनन लोग कंप्लेन करते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द
kind of cataracts we see very often in India. इनको posterior subcapsular cataracts बोलते हैं. तो ये छोटे छोटे कैटरैक्ट होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, बहुत एडवांस नहीं होते, लेकिन आंख में जिस जगह पे ये बनता है वो एक नोडल पॉइंट कहलाता है, और उसके इर्द गिर्द जब भी कैटरैक्ट बनेगा तो आंख की विजन डिस्टर्बेंस काफी हो जाती है. तो ये मरीज बहुत जल्दी आ जाते हैं हमारे पास सीकिंग सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ. अक्सर ऑप्टिशियंस पे जाते हैं, ऑप्टिशियन चश्मा वश्मा चेक करके कहता है भाई हमें तो समझ नहीं आ रही, आपकी विजन एक 30-40% ही इंप्रूव हो रही है, बाकी तो इंप्रूव नहीं हो रही, आप किसी डॉक्टर को प्लीज जाके दिखाइए. तो फिर वो ऑप्टिशियन जो है इन चीजों को देख के पेशेंट को भेज देता है. सो दीज आर द थिंग्स. आई थिंक अवेयरनेस की बहुत बड़ी चीज हुई है, और हमारी रिक्वायरमेंट्स के बढ़ने से हुआ है कि पेशेंट्स यंगर हमारे पास आने शुरू हुए हैं. यही सबसे बड़ी आई थिंक चीज है जिससे द यंग पीपल आर कमिंग इन फॉर अर्लियर डिटेक्शन एंड अर्लियर सर्जरीज. वैशाली, आप पूछ रहे थे कि दोबारा कैटरैक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता. दोबारा कैटरैक्ट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरली एक लेंस जो आपने निकाल दिया तो वो अब है ही नहीं, उसमें वो दोबारा कैटरैक्ट नहीं हो सकता. एक चीज जो होती है, जो किसी पेशेंट्स का, स्पेशली यंगर पेशेंट्स में, या किसी को बीमारी की वजह से आंख में कैटरैक्ट होता है, तो उनका जो एक नेचुरल एक मेम्ब्रेन छोड़ी जाती है कैटरैक्ट सर्जरी के दौरान, उसको हम पोस्टीरियर कैप्सूल बोलते हैं. तो वो पोस्टीरियर कैप्सूल समय के साथ कुछ सालों के बाद धीरे धीरे उसमें भी थोड़ी सी ओपेसिफिकेशन आ जाती है, तो उसको हम लेजर द्वारा बाद में हटा देते हैं. तो नॉर्मली कैटरैक्ट दोबारा नहीं होता, कैटरैक्ट दोबारा हो ही नहीं सकता. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच टू डॉक्टर अनीता सेठी, डॉक्टर ऋषि मोहन, डॉक्टर राजीव बजाज. आप आए और इतनी सरलता से आपने ऑडियंस को बढ़िया से टिप्स दिए हैं हाउ टू मैनेज आई केयर. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे. इट वाज आवर प्लेजर एंड प्रिविलेज टू हैव यू ओवर. So on behalf of Sentis Pharma, I thank all of you for contributing on this Sunday for a very helpful tips how to manage dry eye, how to manage allergy, and how to take care of the cataract issues. Thanks to Tara Sky Family Health Channel for providing this as a knowledge partner, and looking forward for such useful tips in future as well. Thank you.